हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम क्या है? एंटी कन्वल्जेंट। क्या है? एंटी कन्वल्जेंट। इसी को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। क्या? एंटी एपिलेप्टिक्स मींस एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स काम आती हैं उनको एंटी एपिलेप्टिक्स बोलते हैं, या फिर जो कन्वल्जन्स को ट्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटी कन्वल्जन्स। अब ये एपिलेप्सी या कन्वल्जन्स होते क्या है ये भी जानना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा ना कि ट्रीटमेंट होता क्या है। एपिलेप्सी एक तरह के क्रोनिक सीजर्स होते हैं। अब सीजर्स क्या होता है? सीजर्स को बोलते हैं दौरा, हिंदी में दौरा पड़ना, या फिर कुछ जगह इसको बोलते हैं मिर्गी। ये कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक होते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जब किसी को दौरा पड़ने लगे तो उस वक्त ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए। मींस कभी कभी जॉज क्या होते हैं एकदम बंद हो जाते हैं, लोग जबरदस्ती मुंह खोल के पानी डालने की कोशिश करते हैं। ज्यादा हाथ पैर आदमी मारता है, उसको हाथ पैर बांध देते हैं साइड में पकड़ के। मींस ये सब बड़ी क्रोनिक कंडीशन हो सकती हैं और ज्यादा खतरा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही जरूरी होता है। वैसे बहुत सारे केसेस में जब दौरा पड़ता है यानी सीजर्स पड़ते हैं, एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, तो कुछ समय बाद, यानी कि क्या ये पीरियोडिक सीजर्स होते हैं, मींस एक रेगुलर इंटरवल में कभी कभी या इररेगुलर इंटरवल में भी, मींस इसकी कोई खास फ्रीक्वेंसी नहीं है और कई टाइप के होते हैं, इस वजह से एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। राइट? मींस दौरा पड़ना ही हमेशा एपिलेप्सी नहीं होता है। कई बार क्या होता है, अचानक शॉक लग जाना, अचानक भाई मान लिया सिर पे चोट लग गई और उसको दौरा पड़ गया, ये सब एपिलेप्सी नहीं है। इसकी वजह क्या होती है? बेसिकली देखो क्या है, हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स, क्या है, बॉडी पूरा हमारा न्यूरॉन्स का माया जाल है। न्यूरॉन्स का माया जाल है। ये इस तरह से करके एक न्यूरॉन दूसरी से दूसरा न्यूरॉन, तीसरे से तीसरा, चौथे से पांचवा, छठे से छठा, पहले से, इस तरह करके सब एकदम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक वायरिंग सिस्टम है। मींस ये न्यूरॉन्स क्या है? ये वायर्स हैं, बॉडी के वायर्स हैं। और जो मैसेज इधर से उधर जाता है, मैसेज इधर से उधर जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको? करंट। कैसा करंट? इलेक्ट्रिकल या केमिकल करंट। राइट? अब देखो, अब जैसे घरों में क्या है, पूरे घर में देखो वायरिंग होती है, वायरिंग होती है। अब वायरिंग में भी इधर की वायरिंग, उधर की वायरिंग, इधर उधर, मतलब ढेर सारे तार एक दूसरे के से ओवरलैप होते रहते हैं। तो मान लिया कॉपर का कोई वायर है, कॉपर का कोई वायर है। अब दो तीन वायर एक साथ हैं। जब दो तीन वायर हैं तो आप देखो, एक वायर के से दूसरे वायर के बीच में क्या, प्लास्टिक की शीट लगी होती है ना? प्लास्टिक लगा होता है जो इंसुलेशन का काम करता है। मींस इसका करंट इसी फ्लो में जाएगा, दूसरे से अटैच नहीं होगा। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में जो न्यूरोनल सिस्टम्स होते हैं, क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स पे इधर क्या होती है? माइलिन शीट लगी होती है। क्या लगी होती है? माइलिन शीट लगी होती है, माइलिन शीट बोलते हैं। और ये क्या काम करती है? ये इंसुलेशन का काम करती है। किसका? इंसुलेशन का। इंसुलेशन मींस एक नर्व दूसरी नर्व से ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे तो है, लेकिन इनके बीच में क्या है? इंसुलेशन लगा हुआ है। जितने भी ये नर्व्स हैं ये सब इंसुलेटेड है, मतलब इसका करंट दूसरे पे नहीं, दूसरे का करंट तीसरे पे नहीं। ठीक है? मतलब ये सब सेपरेशन, माइलिन शीट से एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे से ऊपर जाते हैं। भाई जैसे ऐसे करके तो गए, लेकिन बीच में कवरिंग है जिसकी वजह से इसका करंट दूसरे में नहीं। अब बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये जो माइलिन शीट है ये डैमेज हो जाती है। जैसे घरों में वायर अगर किसी तरह से उसके जो बीच का इंसुलेशन वाला प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक कोटेड है, अगर वो प्लास्टिक निकल जाए किसी भी रीजन की वजह से तो क्या होगा? फिर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। मींस ये दूसरे में, इधर का करंट दूसरे में यानी अर्थ फेस अर्थ में मिलना शुरू हो जाएगा, है ना? तो फिर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा होगा जिसकी वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है। मींस स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी, बल्ब चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा। और जब ये स्पार्किंग ज्यादा तेज हो जाती है तो क्या होती है?
ब्लास्ट, धमाका, ड्राम, है ना, तो फिर पूरे घर की लाइट एक साथ चली जाती है। ठीक वैसा ही सिस्टम हमारी बॉडी में है। किसी वजह से कोई खास बीमारी हो जाए, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो जाएं, किसी को बचपन में गहरी चोट लग जाए, देखो ये कंप्लीट न्यूरोनल डिसऑर्डर है और कंप्लीट ब्रेन का डिसऑर्डर है। भाई जाहिर सी बात है, जो हमारा ब्रेन है, ये नर्व्स का ओरिजिनेशन कहां पे है? ब्रेन से है ना भाई। ब्रेन से ही सारे के सारे ऑर्डर दिए जाते हैं और सारे के सारे ऑर्डर लिए जाते हैं, है ना। यानी और जितने भी शरीर में पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स के लिए एक सेपरेट नर्व गई हुई है। मींस अगर अंगूठे को हिलाना है, ठीक, तो ये एक अलग नर्व है। इस उंगली को हिलाना है, एक अलग नर्व है। यहां पे चोट लगी, ये मैसेज कोई दूसरी मोटर नर्व लेके गई, है ना। मींस वो सेंसरी नर्व लेके गई, अब उंगली को हटाना है तो मोटर नर्व ऑर्डर लेके आई। पैर हिलाना है, चलना है, ये सब अलग अलग उससे कोऑर्डिनेशन इनका रहता है। अब जब ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, मींस ट्रैफिक सिस्टम जो इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म है, ये जब बिगड़ जाता है बॉडी का, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मींस अगर यहां पे माइलिन शीट किसी की अगर गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? तो जो इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रिसिटी बाहर आनी शुरू हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी दूसरे वाले को डिस्टर्ब करेगी, इसकी इलेक्ट्रिसिटी तीसरे वाले को। तो जिसको जिसको गड़बड़ करेगी वहां वहां पे वाइब्रेशन से स्टार्ट होंगे, सीजर से स्टार्ट होंगे, हाथ पैर में वाइब्रेशन होगा जो अनकंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल नहीं होता, राइट। अब अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ठीक, नहीं ट्रीटमेंट किया गया तो धीरे धीरे माइलिन शीट क्या होगी? और डैमेज होना ज्यादा बढ़ती रहेगी और कई बार ये ज्यादा बड़े लेवल पे होने की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। मींस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ज्यादा कंडीशन में होने से पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। देखते होंगे आप, अगर कहीं किसी को देखा हो, किसी को दौरा पड़ता है एपिलेप्सी का, कुछ समय बाद अपने आप सही हो जाता है, राइट। लेकिन इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। शुरू में स्पार्किंग थोड़ी होगी, अगर वहां पे टेप लगा दिया जाए तो क्या होगा? फिर स्मूथ चलने लगेगा। नहीं आप ठीक करोगे तो बार बार स्पार्किंग होते होते किसी न किसी दिन ब्लास्ट होना पक्का है। तो जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है वायर के थ्रू, वैसे हमारी बॉडी में किसका है? न्यूरॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट बहती है। ये क्या मैसेज इधर से उधर लेके जाते हैं। और अगर मैसेज ले जाना है कि हाथ हिलाओ, पता चला सर पटकने का हो गया तो क्या हो जाएगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये सिस्टम बना रहे, इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो दवाएं हमारी इस्तेमाल होती, जो एजेंट यूज होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? एंटी कन्वल्जेंट या एंटी इपिलेप्टिक्स, है ना। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स काम आते हैं उनको एंटी इपिलेप्टिक्स बोलते हैं, राइट। अब क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसको कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मैंने पहले भी बताया काफी बड़ा क्लासिफिकेशन होता है, बट मैंने वही क्लासेस ली हैं जिन क्लासेस के रिगार्डिंग ड्रग्स आपके सिलेबस में। अननेसेसरी फालतू की ड्रग्स पढ़ने का मतलब नहीं है, जितनी जरूरत है उतना पढ़ो। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव क्या है भाई? फेनिटोइन है। इम्यूनोस्टिलबिन, देखो ये सब बताऊंगा अभी कि इसको क्यों बोलते हैं फेनिटोइन हाइडेंटोइन डेरिवेटिव कैसे है, कार्बामजीन इम्यूनोस्टिलबिन डेरिवेटिव कैसे है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वैल्प्रोइक, बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव क्लोनाजिपाम और फिनाइल ट्रायाजीन डेरिवेटिव लेमोट्रिजीन, फिर साइक्लिक गाबा एनालॉग गाबापेंटिन। कुछ नई ड्रग्स हैं जो क्लास अभी डिसाइड नहीं हुई है, उनको क्या नई ड्रग्स में डाला गया है, जैसे विगाबैट्रिन और टॉपिरामेट। तो कुल मिलाके ये 8 ड्रग हैं जो आपके सिलेबस में आपको पढ़नी है, जिनमें से फेनिटोइन, कार्बामेजिन, वैल्प्रोइक एसिड और गाबापेंटिन पे एस्ट्रिक मार्क है। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी भी हमको पढ़ना है, राइट। इतनी चीज समझ में आई। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हम ड्रग पढ़ेंगे। ले लिया? ठीक है, वेरी गुड। बच्चे अच्छे हैं, कहना बहुत मानते हैं, बट पढ़ते नहीं है ध्यान से, है ना। ध्यान से पढ़ो। जिसको भी पिक्चर क्लियर कम आ रही है, बोर्ड क्लियर कम आ रहा है,
वो आप YouTube के एडवांस सेटिंग में जाओ, जो साइड में 3 डॉट्स होती हैं एडवांस सेटिंग में, इसका पिक्सल चेंज करके 480 पिक्सल पे देखिए, बोर्ड एकदम क्लियर आएगा, है ना, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ऑलरेडी हमने लिख रखा है, लेकिन हमारी आदत क्या है, बार बार इसको समझाने की, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। बात करते हैं किसकी, फेनिटोइन की, है ना, फेनिटोइन की बात करते हैं। अब देखो, ठीक है भाई, फेनिटोइन की बात कर ली जाए। फेनिटोइन की बात करेंगे अगर, तो फिर लो भाई, कर लो बात फेनिटोइन का। और ये हो गया ऐसे, ठीक, ये हो गया आपका फेनिटोइन का स्ट्रक्चर। बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा कोरिलेशन बताना है, ठीक। और क्या हो सकता है भाई फेनिटोइन, और क्या बन सकता है, ये जानना जरूरी इसलिए है कोरिलेशन। कभी कभी एग्जाम में धोखा दे देते हैं ये लोग। धोखा कैसे दे देंगे, धोखा ये दे दिया कि यहां C6H5 है और यहां पे इन्होंने बेंजीन रिंग लगा दी। क्या लगा दी, बेंजीन रिंग लगा दी, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको ढेर सारा कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है कि भाई हमारे सर ने तो इस तरह पढ़ाया था, यहां तो ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए। तो अब बताओ आप, 3 बने हैं, 1 2 3, कहीं कोई डिफरेंस है, ये सारी सेम चीजें हैं, ठीक है। और फेनिटोइन का स्ट्रक्चर है। अब एक खास चीज और, फेनिटोइन के स्ट्रक्चर की बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज और जान लो, इसमें देखो ये रिंग है, ये रिंग क्या है ये समझना भी जरूरी है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप समझते रहोगे तो आगे चल के आपको बड़ा आराम रहेगा। देखो नंबरिंग की बात करें, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक। कैसे पता चला, नंबरिंग से पता चला। 1 और 3 पोजीशन पे, 1 और 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ भाई, हमारा एजा ग्रुप लगा है। इसको बोलते हैं इमिडा जोलिडीन। क्या बोलते हैं, ध्यान रखो खाली, इमिडा जोलिडीन, ठीक। ये हो गया इमिडा जोलिडीन। अब हमने क्या किया, दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगा दिया। क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया दूसरी पोजीशन पे। तो ये क्या हो गया भाई, इमिडाजोलिडीन 2 ओन हो गया, ठीक। क्या हो गया, इमिडाजोलिडीन 2 ओन हो गया, ओके। फिर हमने क्या किया भाई, चौथी पोजीशन पे भी एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या हो गया, 2 3 4, तो 2 4 क्या हो गया, डाई ओन। क्या हो गया, 2 4, देखो क्यों बता रहा हूं, ये भी समझ में आएगा। इमिडाजोलिन 2 4 डाई ओन हो गया, इमिडाजोलिन 2 4 डाई ओन, ये चौथी पोजीशन है। और ये जो ग्रुप है इसी को बोलते हैं हाइडेंटोइन। क्या बोलते हैं, हाइडेंटोइन, राइट। इतना समझ में आया। अब अगर आप हाइडेंटोइन पे पहुंच गए हैं, तो हाइडेंटोइन की जो 5वीं पोजीशन है, 5th पोजीशन है, यहां पे आप 2 बेंजीन रिंग लगा दो, C6H5 लिख दो या बेंजीन रिंग लगा दो, या बेंजीन रिंग लगा दो। यही आपका हो गया, क्या क्या हो गया, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेनिटोइन। अब देखो हाइडेंटोइन हो गया, ये हाइडेंटोइन था, यहां पे क्या 5वीं पोजीशन है ना, यानी 5 5 डाई फेनाइल हाइडेंटोइन। 5वीं पोजीशन पे ना 5 5 डाई फेनाइल हाइडेंटोइन, IUPAC हो गया। और अगर करना चाहते हो तो इसको इधर से जोड़ दो। क्या करोगे, 5 5 भाई देखो 1 2 3 4 5 5 5 क्या है, डाई फेनाइल इमिडाजोलिन, इमिडाजोलिडीन 2 4 पोजीशन पे डाई-ओन है, 2 4 डाई-ओन, ठीक। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका IUPAC, ठीक। तो भाई बात ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया आपका IUPAC। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसीलिए हाइडेंटोइन के साथ क्या कोरिलेशन है ये भी मैंने आपको समझा दिया कि हाइडेंटोइन डेरिवेटिव इसको क्यों बोलते हैं, ठीक। अब एक बात और बात करें हम ब्रांड नेम की, तो फिनाइलटेक, डाइलैंटिन और इप्सोलिन। फिनाइलटेक, डाइलैंटिन और इप्सोलिन इसके फेमस ब्रांड नेम है।
फिर बात करें हम प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। कैसा? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। क्या होता है? प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल वाटर में होता है, लेकिन इसी का जो सोडियम सॉल्ट है वो फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक, आगे बात करें भाई स्टोरेज की, तो स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है फेनिटोइन हमारा लाइट सेंसिटिव है, लाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है। ओके, यूज की बात करें, ऑब्वियसली एज एंटी कन्वर्जेंट एजेंट, एज ए एंटी एपिलेप्टिक्स, ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ या वेरियस टाइप ऑफ एपिलेप्सी, ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमिनियल न्यूरल्जिया, यानी कि जो न्यूरोनल डिसऑर्डर्स हैं उनके ट्रीटमेंट में इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक, ऑफिशियल प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो फेनिटोइन कैप्सूल आईपी, फेनिटोइन की टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, और फेनिटोइन का इंजेक्शन भी आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। तो उम्मीद है कि इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और फेनिटोइन का स्ट्रक्चर विद इमिडाजोलिडीन, भाई देखो ध्यान से समझो, 1-3 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा है अगर 5 मेंबर्ड रिंग में 1-3 पोजीशन पे लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इमिडाजोलिडीन, राइट, इमिडाजोलिडीन। ध्यान से समझो बात को, इधर लगा दो इमिडाजोलिडीन 2-ओन, इधर लगा दो इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन, और यही होता हाइडेंटोइन। 5वीं पोजीशन पे 2 रिंग लगा दो C6H5, ये बन गया आपका फेनिटोइन। आसान सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं कार्बामेजिन की। जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज कार्बामेजिपिन। कौन सी? कार्बामेजिपिन। इसकी कैटेगरी कौन सी थी? ध्यान दो, इम्यूनो स्टिलबीन, राइट, इम्यूनो स्टिलबीन। अब देखो ये स्ट्रक्चर समझने के पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लो, बाकी कोई समस्या नहीं। देखो ध्यान से, ये हो गया आपका, ये हो गया, इसको बोलते हैं स्टिल बीन, दिस इज स्टिल बीन। ठीक, यहां तक की हो गई। अब ध्यान से समझो एमिनो क्या होता है। इम्यूनो देखो दैट इज अमाइन, अमाइन हो गया। अब देखो ध्यान से NH, NH में ऐसे लगा दिया हमने, या फिर NH में ऐसे लगा दिया, या फिर NH में ऐसे लगा दिया, या ऐसे कर दिया, ये होता है इमीनो। क्या होता है? इमीनो। अब क्यों मैं ये समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। अब बताओ इसमें इसमें कोई फर्क है? इसमें और इसमें कुछ फर्क? कोई फर्क नहीं, दोनों स्टिल बीन है। अब इसमें लगाएंगे हम इम्यूनो ग्रुप। ध्यान दो, इसको इधर फिट कर देते हैं, इसको इधर फिट कर देते हैं। अब देखो ये था स्टिल बीन, है ना, ये लग गया तो क्या हो गया? इम्यूनो, इम्यूनो स्टिल बीन। बात समझ में आई? इम्यूनो स्टिल बीन। अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या है, एक बेंजीन रिंग हो गई आपकी, एक बेंजीन रिंग ये हो गई, और क्या है भाई 7 मेंबर्ड की बात करें हम, 7 मेंबर्ड ये हो गई, ये हो गया, है ना, ऐसे ऐसे, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया इजिपीन। क्या हो गया? 7 मेंबर्ड क्या है? इपाइन। 7 मेंबर्ड की रिंग अनसैचुरेटेड इपाइन है, और नाइट्रोजन लग गया तो क्या हो गया? एजेपाइन हो गया। अब बॉन्ड की बात करते हैं। देखो A B C D E F G, यहां तक मैं ये क्यों बता रहा हूं, ध्यान से देखो इसको। अब ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, फ्यूजन होगा रिंग का ना। ये इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो ये जो बॉन्ड है कि कहां से किस पे फ्यूजन होगा? B पे, और इधर किस पे फ्यूजन होगा? F पे। ठीक,
यही समझाने का मतलब था। जब शिफ्ट हो जाएगा और ये जो नाइट्रोजन है इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, CONH2। अगर यहां पे हटा के इसको CONH2 लगा दिया हमने तो दैट इज कार्बामेजेपिन। यही है मेन चीज। अब देखो नंबरिंग की बात कर लें। नंबरिंग अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, ये हो गई नंबरिंग। अब नंबरिंग की बात की जाए तो देखो यहां से यहां पे 5 पे क्या था, H था, इसको रिप्लेस किया हमने, लिख दिया सबसे पहले 5H, ठीक। 5H यहां पे हमने हटाया, रिप्लेस करके क्या लगाया, CONH2। CONH2 को क्या बोलते हैं, एमाइड। लेकिन ध्यान दो, एमाइड किस केस में बोलेंगे, जब ये नंबरिंग में आए 1 2 3 में। यहां पे नंबरिंग में तो है नहीं, इसलिए एमाइड ना बोल के, अगर ये नंबरिंग में नहीं आता है, एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, उस कंडीशन में इसको बोलते हैं कार्बोक्सामाइड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सामाइड। देखो कहीं नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नंबरिंग 5 6 7 8 इसका नंबर आया, कार्बन का नहीं आया, इसलिए इसको बोलेंगे कार्बोक्सामाइड। ध्यान से समझो, ठीक। अब 5H हो गया, 2 बेंजीन है, एक बेंजीन दूसरी बेंजीन, BF मतलब ये वाली बेंजीन इस B के साथ, है ना, यहां पे आके फ्यूज होगी, ये वाली बेंजीन F पे। ये बताता है B और F किस बॉन्ड पे, यहां पे अगर नंबरिंग की जाए, बॉन्ड दिया जाए A B C D E F G, B और F पे बेंजीन का फ्यूजन हुआ है, यानी डाइबेंज BF, ठीक। 7 मेंबर्ड इपाइन, नाइट्रोजन लगा है इसलिए एजेपाइन। इसको क्या बोलोगे आप, एजेपाइन। एजेपाइन, अगर यहां से नाइट्रोजन हटा दो तो 7 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड इपाइन, नाइट्रोजन हो गया एजेपाइन, ठीक। तो क्या हो गया, देखो 5H, यहां पे H था, 5H डाइबेंज BF पोजीशन पे एजेपाइन, और 5वीं पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप। हमने क्या कहा, इसका कार्बन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है नंबरिंग में, और जब ऐसा केस आता है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सामाइड। इट मींस 5 कार्बोक्सामाइड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्ट्रक्चर। देखो ये स्ट्रक्चर था, ये मैंने समझाया सिर्फ आपको ये B और F तक पहुंचने के लिए कि इसका लॉजिक क्या है, और जब तक ये ब्रेकेज नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि 5वीं पोजीशन पे हाइड्रोजन कहां से आया, है ना। तो इसलिए ब्रेक करके समझाया आपको, ये सब सिर्फ समझने के लिए है। ध्यान से एक लॉजिक और आज देखो निकल के आया ना, इम्यूनो का, स्टिलबीन का, है ना, इम्यूनो स्टिलबीन का, ये समझ में आया ना, इसको इम्यूनो स्टिलबीन क्यों कहते हैं। सिर्फ मैं ये स्ट्रक्चर बना देता तो जीवन में कभी नहीं समझ पाते कि ये स्टिलबीन डेरिवेटिव कैसे हुआ, या इम्यूनो स्टिलबीन डेरिवेटिव कैसे हुआ, या फेनिटोइन इसके पहले समझाया था, वो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव कैसे था। देखो चीजें आना जरूरी है, इसकी ब्यूटी जाननी जरूरी है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, कहां से आया है, इसके बारे में भी नॉलेज रखना जरूरी है। सिर्फ रट्टा से काम नहीं चलता, राइट। उसके बाद बात करें ब्रांड नेम की। ब्रांड नेम मेजेटल, मेजेपिन है तो मेजेटल, कार्बाटॉल और कार्बाडैक। कार्बाडैक बहुत पूछा जाता है, और इपिटॉल। इन सब का मैं मल्टीपल चॉइस कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो आप, है ना, उसी में ये याद हो पाएंगे। फिर बात करें हम प्रॉपर्टीज की, तो अपीयरेंस कैसा है, येलोइस व्हाइट क्रिस्टल्स, कैसा, येलोइस व्हाइट क्रिस्टल। ऑर्डर ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस रहता है, कभी कभी समटाइम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहती है। टेस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट टेस्टलेस है, यानी कोई टेस्ट नहीं होता, बट फ्यू टाइम्स बिटर इन टेस्ट, है ना, कभी कभी इंप्योरिटी आती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल होता है वाटर एंड ईथर एंड बेंजीन में, है ना, और सॉल्युबल होता है एसीटोन में, अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, राइट। किसमें, एसीटोन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म में क्या कंप्लीट सॉल्युबल होता है। स्टोरेज इसका बड़ा ही स्पेसिफिक है, लाइट रेजिस्टेंट होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए कंटेनर, लेकिन टेम्परेचर कैसा है, बिलो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बिलो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और प्रिसाइज करके देखें तो टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है तो 40 से ज्यादा ना जाए, ये इसका स्टोरेज कंडीशन है। यूज की बात करें तो यूज कैसा है, ट्रीटमेंट ऑफ
epilepsy, treatment of convulsions, है ना, used as a anti convulsant agent। न्यूरोनल पेन जो होता है कन्वर्जन के दौरान, जो न्यूरोनल पेन होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं दिमाग में। भाई जाहिर बात करंट लगेगा तो आदमी कैसे करंट की तरह कन्वर्जन होते हैं, उसी तरह तो कन्वर्जन होते हैं। यही तो एपिलेप्सी होती है ना भाई, किसी को करंट लगना। भाई जाहिर सी बात है, जब ढेर सारे नर्व्स हैं, बीच से करंट निकल रहा है, यानी कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो इसका करंट इधर गया, इधर जब जाएगा तो यहां पे क्या होगा? शॉक लगेगा, यानी करंट लगेगा। और जैसे करंट लगने पे पेशेंट क्या फड़फड़ाता है, उसी तरह का दौरा पड़ता है, पार्शियल सीजर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीजर्स भी बोलते हैं। कभी कभी पार्शियल सीजर होता है, कभी कभी क्रोनिक सीजर्स हो जाते हैं। कुछ कभी कभी क्या 10 से 15 सेकंड में ही ठीक हो जाता है, कभी कभी कुछ मिनट्स ले लेता है ना। तो अलग अलग केस है। दूसरा क्या है, कब पेशेंट जैसे अल्कोहल का एडिक्शन है, हैबिचुएशन है, वो छोड़ना चाहता है अल्कोहल, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके विड्रॉल में भी, इस सिम्टम्स के विड्रॉल में भी ये हेल्प करता है। ठीक, ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो कार्बामेजिन की टैबलेट आती हैं एज पर आईपी एंड बीपी, कार्बामेजिन का सिरप आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, एंड कार्बामेजिन का इंजेक्शन आता है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फेनिटोइन, ब्यूटी ऑफ फेनिटोइन एंड कार्बामेजिन एंड ब्यूटी ऑफ कार्बामेजिन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग ड्रग्स देखेंगे। फिलहाल पढ़ते रहिए, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ओके, बाय।